टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 2 मार्च 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। अगर आज के प्रमुख समाचार जिन पे हम चर्चा करेंगे वह है पहला कि जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है यानी वित्त वर्ष 24 जो 2023 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक है, इसके तीसरी तिमाही का आंकड़ा आया है एनएसएसओ द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि विकास दर जो है जीडीपी की तीसरी तिमाही की विकास दर 8.4% हो गई है और जिसके कारण कहीं न कहीं जो है जो विकास का डेटा है पिछले साल का इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान लगाया गया था उसमें भी काफ़ी जो है वृद्धि वो 7.6% बढ़ गया है और ये कुछ इसको लेकर कुछ लोग जो है इस पे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या मुद्दा है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कई दिन से जो है यूरोप में किसान जो है बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके और वहाँ पे आंदोलनरत हैं और उसमें कहीं न कहीं जो एक आर्टिकल आया है, एक्सप्लेनेशन लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस में, जो यूरोप के किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें जलवायु परिवर्तन और उसको लेकर जो वहाँ की यूरोपीय आयोग द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं उन दोनों के कारण, यानी जलवायु परिवर्तन का तो प्रभाव है ही, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं जो है किसानों के आंदोलन में देखा जा रहा है और कुछ कई समस्याओं के साथ। ठीक है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में के किसानों का जलवायु परिवर्तन के साथ क्या संबंध है। यूरोप के किसानों का विरोध प्रदर्शन और जलवायु परिवर्तन की समस्या। ठीक है, तीसरा जो मुद्दा है ये भारत की व्यवस्था को लेकर, जैसे पहला भी है जीडीपी में तीसरी तिमाही में दिख रहा है कि विकास दर 8.4% है। उसी तरह के आंकड़े जो है S&P का HSBC का जो है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स आता है, अभी इसके बारे में हम जब बताएंगे तो बता देंगे कि उसमें जो है लगातार बेहतर प्रदर्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिखा रही है और ये घरेलू मांग और निर्यात दोनों द्वारा प्रेरित है। तो ऐसे में ये जो कहीं ना कहीं जो विकास दर दिखा रहा है 8.4% का जो है एनएसएसओ का, उसी को ही समर्थित करते हुए ये प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं पहला मुद्दा क्या है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर और वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए 8%, 8.4% तक हो गई है। देखिए इस डेटा में अगर देखेंगे इसमें तीनों तिमाही का डेटा दिया गया है। क्वार्टर 24 का पहले जो है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है 8.5%, दूसरे के लिए 8.1%, 9.6% और क्वार्टर 3 के लिए 8.4% जो है रियल जीडीपी ग्रोथ है और नॉमिनल 10.1% है। तो हम रियल जीडीपी ग्रोथ ही लेते हैं तो ये 8.4% है, इसके पहले वाला 8.1% है, उसके पहले वाला 8.2% है। और ये अगर देखा जाए तो अभी कुछ अगर आपको पिछले तीन तिमाही, पहली तिमाही दूसरी तिमाही का आंकड़ा याद हो तो ये उससे बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें रिवीजन अपवर्ड हुआ है। उसके पीछे का जो कारण है वो अभी हम बताएंगे। तो मामला ये है कि ये जो 8.4% का विकास दर है ये अनुमान से, जो आरबीआई का अनुमान है या जो बहुत सारे अर्थशास्त्री थे उनके अनुमान से ज़्यादा है। मेरे अनुमान से भी ज़्यादा है, मैं ये इसको स्वीकार करता हूँ, मेरे अनुमान से भी ज़्यादा है। और जो सरकार का 7 पॉइंट या एनएसएसओ ने 7.3% के लिए अनुमान लगाया था उसके अनुसार यह था कि 6.5% के आसपास होना चाहिए तीसरी तिमाही का डेटा, जो कि 8.4% हो गया है। हालांकि जब जीबीए को देखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन को देखते हैं तो वो डेटा 6.5% ही है, जो कहीं ना कहीं जो है अनुमान के अनुरूप है। तो ऐसे में ये प्रश्न होता है कि ये जो कुछ लोग जो विचारक को कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ है, जबकि इसी आधार पे जो है जीडीपी चलता आ रहा है, तो हम समझेंगे कि ये जीडीपी का जो है ये एक्सेप्शनल इतना विकास दर जो है बढ़ा हुआ कैसे दिखने लगा है और ये जीबीए और जीडीपी का मामला क्या है और इसमें क्या समस्या आ रही है। ठीक है, तो आइए चलिए पहले देखते हैं कि मामला क्या है। तो मामला देखिए कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष 2023-24 की, अब ये जो वित्त वर्ष है आपको बार बार बता चुके हैं, ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू होता है, यानी 1 अप्रैल किसी मंथ के, जैसे वित्त वर्ष 23 है 24 है और ये 31 मार्च तक चलेगा, यानी अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, और इसको 3-3 के 4 क्वार्टर में बांटा गया है। तो इसके तीसरी तिमाही का डेटा यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर का बीच का जो डेटा है
उसमें सभी अनुमानों को पार करते हुए 8.4% की वृद्धि दर हासिल की है। और यह डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 फरवरी को जारी आंकड़ों में था। और इसने बताया कि जो है वृद्धि दर 8.4% पहुंची है और इसके कारण 2023-24 के लिए विकास दर का अनुमान पूरे साल के लिए विकास दर का अनुमान 7.6% हो गया है, जबकि पहले यह अनुमान 7.3% है। और ये जो अनुमान है 8.4% का, ये आरबीआई के अनुमान से, जो आरबीआई ने तीसरे पे रिजर्व के लिए अनुमान लगाया था 6.5%, और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था उससे काफी अधिक है, 1.9% अधिक है। जो है कहीं ना कहीं ये जब जो है कोई एक्सेप्शनल चीज हो जा रही है तो कुछ ना कुछ ये आंकड़े है कि देखना है मामला क्या है। इसमें देखें, अ, अगर हम देखें कि जीडीपी का जो चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में जीडीपी के उछाल का कारण, तो उसको जो जीबीए के रूप में अगर देखा जाए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि टोटल जो है आपकी जो है अर्थव्यवस्था में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, यानी कि कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनी। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, किसी पूरे में जो वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल होता है और जो सरकार सब्सिडी देती है उसको निकाल दिया जाता है, तो जीडीपी का डेटा आता है। ठीक है, तो यानी जो टोटल मूल्य है, जीबीए अगर निकालना है तो आप सब्सिडी को जोड़ दो और टैक्स को निकाल दो, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जीडीपी से घटा दोगे तो आपको जीबीए मिल जाएगा। ठीक है, इतना थोड़ा सा टेक्निकल आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखिए जो प्रमुख सेक्टर्स हैं, उनके अगर डेटा देखा जाए तो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में पिछले जो है अक्टूबर दिसंबर 2023 के जो है वित्त वर्ष में 5.2% की बढ़ी थी। ये 0.8% जो है घटा है। ये जो आंकड़े हैं ये इस तिमाही के है, ये पिछले साल इसी तिमाही के हैं, तो आप अगर उसको छोड़ दीजिए, इसी को देख लीजिए। फिर जो है माइनिंग क्वेरी 7.5% से बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 11.6% से बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी गैस 9% से बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन 9.5% से बढ़ा है, सर्विसेज ट्रेड और उसमें होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन 6.7% बढ़ा है, फाइनेंशियल सर्विसेज 7% बढ़ा है, और पब्लिक सर्विसेज जो है 7.5% बढ़ा है। और इस तरह से कुल जब बेसिक आधार पर निकाल रहे हैं तो 6.5% जीबीए हो रहा है, और जब जीडीपी निकाल देते हैं तो 8.4% आ रहा है। ये ग्रोथ रेट दिखा रहा है कि इससे जो है हमारा किस किस सेक्टर में कितना कितना ग्रोथ हुआ। यानी कृषि सेक्टर को छोड़ दिया जाए, अगर आप इसको देख लीजिए तो कृषि सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर में ग्रोथ रेट, यहां तक का सेक्टर है इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी हटा देते हैं, तो कृषि सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर में ग्रोथ रेट 7% के ऊपर है। 7% के ऊपर सभी सेक्टर में है, केवल कृषि सेक्टर में नकारात्मक 0.8% का ग्रोथ रेट है। यानी कि कृषि सेक्टर को छोड़ के बाकी सारा सेक्टर बेहतर कर रहा है। उसमें से मैन्युफैक्चरिंग बहुत बेहतर कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत बेहतर कर रहा है, बाकी भी जो सेक्टर्स हैं वह जो एवरेज हमने अनुमान लगाया है उसी के आसपास ही बढ़ रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो ग्रोथ रेट है वो अभी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिखेगी, जो हम अगला थर्ड वाला जो आपको जो है टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें भी दिखाई देगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसी को हम आगे देख सकते हैं कि देखिए विनिर्माण खनन निर्माण सहित है, कृषि क्षेत्र में संकुचन है, और कृषि पशुधन और इसमें जो है घटा है। बाकी सारे सेक्टर में वृद्धि दर बहुत बेहतर हुई है। और अगर ये तो जो हमने देखा ये कंजम्पशन या उत्पादन जो है आय पक्ष का देखा, अगर व्यय पक्ष के लिए देखा जाए तो तीसरी तिमाही में निवेश में वृद्धि भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का समर्थन कर रही है। और अब दिखना जा रहा है कि रियल एस्टेट चक्र चल गया है, यानी परिवारों का निवेश भी 40% हो गया है और उनकी भौतिक बचत बढ़ी है। वो कैसे? परिवार ज्यादातर रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर रहे हैं और उद्योग क्षेत्र भी 2019 के निवेश स्तर को प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि कहीं न कहीं निवेश भी बढ़ रहा है निजी क्षेत्र का भी। तो कहीं ना कहीं हमें ये वृद्धि के कारक क्या रहे हैं?
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चैंपियन रहा है, उसके पीछे शायद बेस इफेक्ट का भी असर हो, लेकिन चैंपियन रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर रहा है, और भी जो बाकी कृषि क्षेत्र को जो छोड़ के बाकी और सेक्टर है वह सब भी 7% के आसपास बढ़ रहे हैं। और जो निवेश है यानी जो व्यय पक्ष है उसमें घरेलू निवेश भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रहा है और या हाउसिंग सेक्टर में हो रहा है, और जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका भी निवेश स्तर 2019 यानी कि कोरोना काल के स्तर तक पहुंच गया है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं। अब प्रश्न है एक की जो है जीडीपी और जीवीए का जो है अंतर क्यों है। देखिए इसमें ये है कि इस बार सरकार ने जो एनएसओ ने डेटा जारी किया है कुछ उसने वो किया है, रिवाइज किया है, तो पीछे के डेटा जो है कुछ उनके आंकड़े कम हो गए हैं। यानी जो पीछे के पिछले साल के जो तिमाहियों के डेटा है, एक्चुअल डेटा, वो रिवाइज होने के बाद कुछ कम हुए हैं, जिनके प्रभाव स्वरूप ये डेटा इस साल के थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। बेस इफेक्ट के कारण थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीछे अगर कम राशि रहेगी, जैसे सपोज दैट पीछे 100 रुपए है और इस साल 10 रुपए बढ़ा हुआ दिखा रहा है, 8 रुपए बढ़ा दिखा रहा है, अगर पीछे वही 90 रुपए हो जाएगा तो ये बढ़ा हुआ 9% या 9 और जो है परसेंटेज वाइज ये बढ़ जाएगा। जो 8% था वो 9% हो जाएगा। तो बेस इफेक्ट का ये असर पड़ता है, मैथ वाले जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो छोड़ दीजिए, वो विचारक करने दीजिए, हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा लेना नहीं है। हम जीबीए और जीडीपी को बता देते हैं। देखिए जीडीपी को कैलकुलेट करने के कई सारे जो है उसके तरीके होते हैं, और जो उत्पादन के स्तर पे होता है, जो उसको कहते हैं कि इस एक्सपेंडिचर के स्तर पे जो निकाला जाता है कि कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उनका जो है मूल्य निकाला जाता है जीडीपी। और उसमें क्या होता है कि जैसे कोई गेहूं है, गेहूं भी उत्पादन हो गया, आटा भी उत्पादित हो गया और ब्रेड भी उत्पादित हो गया, तो क्या तीनों को जोड़ोगे? नहीं। तो एक एक निकाला गया कि नहीं, हमने वो फाइनली जितना वैल्यू एडिशन किया है उसका जो मूल्य होगा वही हमारा जीबीए होगा। और उसमें जो मूल्य, चूंकि मौद्रिक मूल्य में क्या होता है कि सरकार जो है कुछ इनडायरेक्ट टैक्स देती, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, जिससे दाम बढ़ जाता है। जो हमारा जो मार्केट में मूल्य होता है उसमें सरकार का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी या इस तरह के टैक्स शामिल होता है, और कुछ सरकार सब्सिडी देती है जो उसमें से निकला होता है। तो एक जो इनके बारे में कहा जाता है कि अगर जीडीपी को निकालना है तो जीबीए ले लो, उसमें आप जो है कर जोड़ दो, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो, कर जोड़कर, अच्छा हाँ जोड़ा तो पहले ही है, प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, यानी जिसके कारण जो है दाम कम होता है। जैसे कृषि क्षेत्र में सरकार जो है उर्वरकों पर सब्सिडी देती है, बिजली पर सब्सिडी देती है, खरीद पे सब्सिडी देती है, तो बहुत सारी सब्सिडी उद्योग सेक्टर को भी मिलता है, कृषि सेक्टर को भी मिलता है। अब कृषि का जो भी उत्पादन होगा उसके वैल्यू एडिशन के साथ साथ उसमें सब्सिडी हैविली जुड़ी होगी, तो वह जो है आपको क्या दिखेगा कि वो कम दिखेगा, यानी वो सॉरी वह जो है आपको कम दिखेगा, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी दे ही दी है। अगर सरकार उसी सब्सिडी को न दे तो जीबीए कृषि का बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि मजबूरी होती है सरकार की किसानों को बचाने के लिए देना, तो ये चीजें होती है। जीबीए प्लस अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो और उसमें से सब्सिडी घटा दो तो आपका जीडीपी मिल जाता है। अब प्रश्न ये है, ये अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी, इसी को नेट अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, नेट अप्रत्यक्ष कर। अगर ये नेट अप्रत्यक्ष कर 0 होगा तो जीबीए जीडीपी बराबर, यानी सरकार जितना कर ले रही है अप्रत्यक्ष कर और सहायकी दे रही है, अगर दोनों बराबर हो गया तो ये अमूमन ये पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि जीडीपी की राशि जीबीए से ज्यादा रहती है, कुछ न कुछ रहती है। इस बार ये आंकड़ा जो है 1.9% हो गया है। इसको लेकर जो है कुछ लोगों का तर्क है कि इस एक्चुअल में डेटा जीबीए ही ज्यादा सही है, जीडीपी ज्यादा है। और उसके लिए जो विचारक या जो विश्लेषक कह रहे हैं कि ये जो 1.9% का जो अंतर आया है, उसको लेकर जो हाई जीडीपी दिखा रही है वो अंतर जो है 10 साल के उच्चतम स्तर पे है, यानी जो 1.9% का, क्योंकि जीडीपी परसेंट ग्रोथ कितना है 8.4% है और जीबीए है 6.5%, तो अंतर कितना हुआ
1.9% का, और ये 10 साल के उच्चतम स्तर पे है। तो अब ये अंतर ज्यादा क्यों हो सकता है? ये जीडीपी हो सकता है कि अप्रत्यक्ष कर बहुत ज्यादा हो, या हो सकता है कि सब्सिडी घटाई गई हो, तभी ये अंतर आया होगा। तो जो विचारक कहते हैं वो कह रहे हैं कि सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बढ़ा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी ये दोनों जो है 32% जो है बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा। जबकि सरकार का कहना है कि उसकी सब्सिडी उसने बहुत घटा दी है, खासतौर से उर्वरक सब्सिडी लगभग 1,05,000 करोड़ का जो है उर्वरक सब्सिडी कम हुआ है, और बाकी सब्सिडी भी हुआ है। तो सरकार भी उसको लेकर तर्क दे रही है। जैसे इनका मानना है कि कर ज्यादा बढ़ा होगा जो है, और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जीबीए और जीडीपी के जो दरों में अंतर है वो मुख्य रूप से उर्वरक सब्सिडी पर कम भुगतान के कारण इस तिमाही में सब्सिडी की भारी गिरावट होने से हुआ है। और जो नियंत्रक लेखा परीक्षक का आंकड़ा है वो बता रहा है कि पिछले साल की तुलना में 25% कम, 1,05,000 करोड़ कम दिया गया है, और इसी दौरान में कुल सब्सिडी भी 21% कम है। यानी कि ये जो जीडीपी है या जीपीए है। लेकिन अब यार ये बताओ कि इसमें इतना बढ़ गया तो तुलना करना क्या? इसी तरह के तो पहले भी होते हैं, पहले भी जीडीपी में कर अप्रत्यक्ष कर जुड़े होते हैं और सब्सिडी माइनस की होती है। तो इसलिए जो है ये कहना कि नहीं ये अब बढ़ गया तो हमारे विचारधारा से अलग, हमारे अनुमान से अलग हो गया, तो नहीं हम जीबीए लेंगे। तो जब आप जीबीए लेंगे तो पूरे आधार पे जीबीए का मूल्यांकन करिए। लेकिन जब जीडीपी का मूल्यांकन किया ही जाता है, उसी के आधार पे सरकारें अपना करती हैं सारे, आप जो है फाइनेंशियल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या जिस तरह के आंकड़े वो जीडीपी के ही आधार पे लिए जाते हैं। तो जीबीए के आधार पे लेने का कोई तुक नहीं बनता है। हालांकि जीबीए ज्यादा सटीक जानकारी पैदा करता है, लेकिन उसको फिर आंकड़े करना, क्योंकि सब्सिडी के बगैर जो है कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सरकारें सब्सिडी देती हैं, कई सारी हिडन सब्सिडी रहती हैं, और उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो मान्य पैटर्न है वो जीडीपी का है। जीडीपी के आंकड़े को देखो, क्या साथ उसमें ज्यादा दिमाग लगाया जाए। दूसरा जो न्यूज है वो है कि यूरोप में आप देख रहे होंगे कि भारी भारी ट्रैक्टर जो है यूरोप के शहरों में जा रहे हैं। कई जो है सरकारी कार्यालयों पे वो जो है कचरा फेंक दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनका एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है। और ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना हुआ है कि यूरोप के किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? तो उसमें कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण जहां हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वह है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से यूरोप भी जूझ रहा है, और उस जलवायु परिवर्तन के कारण वहां पे कृषि के क्षेत्रफल, कृषि के उत्पादन में गिरावट आई है। और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वहां पे महंगाई भी बढ़ी है। सॉरी, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वहां पे जो कृषि उत्पाद हुए हैं वो सस्ते हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां का किसान जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ यूरोपीय आयोग 2020 के बाद से वहां पे यूरोपियन ग्रीन डील नाम की एक योजना चला रही है, जिसके कारण वह कृषि क्षेत्र में भी कटौती करने की वो चीजें कर रही है, जिसका दुष्प्रभाव किसानों को लग रहा है कि उनके ऊपर पड़ेगा। इसको लेकर कई तक तो वो जलवायु परिवर्तन से बेचारे प्रभावित हैं, उसमें यूक्रेन का युद्ध कोड़ में खाच का है, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के लिए जो वो चीजें बनाई जा रही हैं, नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों का भी उन पे जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्लाइमेट कार्यकर्ता उन्हें अपराधी के रूप में करके उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। तो चर्चा में क्यों है, देखिए यूरोप भर में जो है किसान महीनों से विरोध प्रदर्शन के बाद भी कानून निर्माता उनके गुस्से को शांत करने में विफल रहे हैं, उनको शांत नहीं कर पाए हैं। हालांकि इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है, और यह विरोध प्रदर्शन किसी एक देश के साथ साथ पूरे यूरोपीय वर्ग में, पूरे यूरोपीय क्षेत्र के लिए है। और ये शिकायतें भी है, उसमें ऊर्जा, परिवहन, उर्वरक की बढ़ती लागत, अनाज और मांस जैसे सस्ते उत्पादों के आयात तक की भी शिकायत शामिल है। क्योंकि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से इनमें से कई चिंताओं ने योगदान दिया है, क्योंकि यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं वहां पे सस्ते आना जो है चीजें वहां से आयात हो जा रही हैं, जिसके कारण उनका जो है उनके मांग जो है, उनकी जो उत्पादन है उसकी कीमत घट गई है, और जो इनपुट कास्ट है वह बढ़ गई है, खासतौर से किसमें, परिवहन के, ऊर्जा की, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। और इसमें जलवायु परिवर्तन जो है वह भी एक बहुत कह सकते हो कि बड़ा जो है एक कारक है।
पहला तो इसने जो है बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम घटनाओं ने कृषि क्षेत्र पर भारी बोझ डाला है। दूसरे, किसान यूरोपीय संघ के पर्यावरण नियमों का भी विरोध कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के उन प्रभावों को रोकना है जो किसानों या यूरोपीय संघ के हितों के अनुरूप नुकसान है। ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके द्वारा ये कर रहे हैं। तो जरा समझे कि जलवायु परिवर्तन और यूरोप की कृषि क्षेत्र को अगर समझें तो देखिए, बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ दुनिया भर में चरम मौसम की घटनाएं लगातार और तीव्र होती जा रही हैं। तो यूरोप भी इससे कोई अछूता नहीं है। पिछले कुछ दशकों में यूरोप में गर्मी, सूखा, जंगल की आग, कई जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, देखी जा रही हैं। जैसे यूरोप में, पूरे यूरोपीय आयोग में जो है, यूरोपीय क्षेत्र में जो है ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल में उत्पादन में काफी गिरावट आई है। स्पेन में गेहूं के उसमें गिरावट आई है। जर्मनी और उसमें जो है भारी बाढ़ के कारण जो है फसलों का नुकसान हुआ है। और अभी जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उसका भी मानना है कि अगर ये जो जलवायु परिवर्तन वृद्धि दर 2% को क्रॉस कर जाती है तो पूरा दक्षिणी यूरोप में आधा क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं सूखे से प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में अब जो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या है, इसको हल करने के लिए यूरोपीय संघ ने क्या किया है, तो देखिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए 2020 में यूरोपीय आयोग ने, यूरोपीय कमीशन ने जो है एक यूरोपीय ग्रीन डील शुरू किया था। एक यूरोपीय ग्रीन डील है जिसके तहत वह 2050 तक यूरोपीय संघ को जलवायु तटस्थ बनाने, यानी क्लाइमेट न्यूट्रल बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, यानी क्लाइमेट पे उसका प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा करने का वो 2025 तक का लक्ष्य 2020 में बना था। और इसमें कहा गया था कि यूरोपीय संघ को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी करनी होगी और जो अपरिहार्य या जो बचा हुआ उत्सर्जन है उसके लिए भी विकल्प तलाशना पड़ेगा। तो ये यूरोपीय ग्रीन डील का यूरोपीय कृषि से क्या मतलब है, यानी तो देखिए, जो यूरोपीय ग्रीन डील है उसने कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन को रोकने के लेकर फार्म FARM टू फोर्क, यानी टेबल पे जो कांटे चम्मच होते हैं, यानी खेत से लेके प्लेट तक जो है, खेत से लेके थाली तक की योजना बनाई थी। और उसमें कहा गया था कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती की आवश्यकता है। ये यूरोपीय ग्रीन डील कहा गया था। और इस यूरोपीय ग्रीन डील ने यूरोपीय संघ में कृषि क्षेत्र को ओवरऑल करने के लिए भी फॉर्म से लेके फोर्क तक, यानी कृषि क्षेत्र में भी जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयास करने की जरूरत थी, क्योंकि यूरोपीय संघ का कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 11% के लिए यही कृषि क्षेत्र ही जिम्मेदार है। और उसमें भी खास तौर से जो ग्रीन हाउस गैस में एक नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसका जो है योगदान बहुत होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 298 गुना ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। और ये जनरेट कैसे होती है, जब खेतों में हम सिंथेटिक उर्वरक या नाइट्रोजन उर्वरक या यूरिया आदि प्रयोग करते हैं तो उससे ये निकलता है, साथ ही में मीथेन आदि तो निकलता है। तो इसमें जो फॉर्म से लेके फॉर्क तक की रणनीति बनी थी, यानी कृषि क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जो रणनीति बनी थी, उसमें यह था कि 2030 तक उर्वरक के उपयोग में 20% की कटौती करना है। पहला ये बना था ताकि ये NO2 को रोका जा N2O को रोका जा सके। दूसरा है कि 2030 तक गैस उत्सर्जन का एक अन्य प्रमुख स्रोत था कीटनाशकों का उपयोग, उन पर कटौती करनी थी। गैर कृषि भूमि के लिए जो है, कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि को सौंपना था। और सभी यूरोपीय संघ देशों में कृषि भूमि के 25% तक जैविक उत्पादन बढ़ाना शामिल था। ये कुछ जो है फॉर्म से लेके फोर्क तक का जो उनका रणनीति थी यूरोपियन ग्रीन डील के लिए, यानी कृषि को क्षेत्र में, उसमें ये था। इसका जो है कहीं न कहीं किसानों ने के अंदर रोष था। देखिए, वैज्ञानिक और विचारक, कानून निर्माता मानते हैं कि ये उनके भले के लिए है, लेकिन किसानों को लगता है कि नहीं, ये उनके भले के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कृषि सेक्टर में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है और उनपे जिस तरह से, जितनी तेजी से ये सारे नियम लागू किए जा रहे हैं, वो उनके लिए व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि वो पहले ही जलवायु परिवर्तन या उस तरह की चीजों का सामना कर रहे हैं। और इसमें देखिए जो है
यूरोपीय किसानों का कहना है कि कृषि क्षेत्र पहले से ही बहुत कम मार्जिन पे है और यूक्रेन और रूस आक्रमण करने से चीजें और भी खराब हो गई, खासकर ऊर्जा और आसमान छूती लागत, अंडे चीनी जैसे खाद्य उत्पादों के सस्ते आयात, ये सारी चीजें उनको परेशान कर रही है। इसी तरह की बात जो है यूरोपीय संसद के बेल्जियम सदस्य हैं, उनका कहा कि किसानों पर दबाव असहनीय है, उन पे एक साथ लेकर दबाव आया है और किसानों को लगता है कि उन जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं वो उनको दुश्मन के रूप में देखते हैं और कहीं ना कहीं ये उनके जीवनचर्या को लेके नुकसान पैदा कर रहा है और इसलिए ये ज्यादा आक्रोश है किसके, सरकारों के खिलाफ, यूरोपीय संघ के खिलाफ, यानी देश के सरकारों और पूरे पूरे यूरोपीय संघ के खिलाफ है। तो ऐसे में हरित नीतियों को वापस लेना, अब इतने विरोध प्रदर्शन के कारण ही कहीं ना कहीं वहां पे जो ग्रीन डील थी उसको वापस लेने की तरफ प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देखिए फरवरी के पहले सप्ताह में ही यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि यूरोपीय संघ की कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के प्रस्ताव को रद्द कर देगा क्योंकि यह ध्रुवीकरण का प्रतीक है। और इसके बाद आयोग ने अपने लिए 2040 के लिए जलवायु लक्ष्य रखा था और उसमें कहा था कि 2040 तक समग्र उत्सर्जन को 90% तक कम करना है, लेकिन उसमें कृषि क्षेत्र के मीथेन और N2O के उत्सर्जन को ध्यान नहीं, अनुशंसा नहीं की है, यानी कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र की चीजों को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से प्रमुख यूरोपीय देश जर्मनी आदि जो सब्सिडाइज डीजल पे कटौती करने की तैयारी पे कर रहे थे उसको रोक दिया गया है और ग्रीन डील लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है कहीं ना कहीं पीछे हट गया है। हालांकि ग्रीन डील लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ को अभी भी कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है क्योंकि वैसा नहीं करना कहीं ना कहीं उन किसानों को लेकर जो है और मुसीबत खड़ी कर देगी। अब ऐसे में प्रश्न है कि यूरोपीय संघ कैसे अपने पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करता है और अपने किसानों के आक्रोश को शांत करके, यानी आक्रोश बढ़ाए बिना कैसे प्राप्त करता है, यह उनके लिए एक जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे उनको सोचना होगा। तीसरा मुद्दा जो है छोटा सा न्यूज है, ये न्यूज ये है कि स्टुअर्ड एंड पुअर्ड करके एक प्रमुख जो है रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया के देशों के लिए जो है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स प्रकाशित करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विस इंडस्ट्री के लिए, सर्विस सेक्टर वो भारत के लिए भी करती है। और फरवरी माह के लिए उसने जो है 1 मार्च को प्रकाशित किया है जिसमें ये बताया गया है कि फरवरी मार्च का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है वो पिछले 5 माह में के उच्चतम स्तर पे है और उसमें कहीं ना कहीं जब उसके कारण देखा गया कि कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बढ़ क्यों रहा है तो घरेलू डिमांड और निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही में जो थोक मुद्रास्फीति है उसके कम होने के कारण जो मैन्युफैक्चरर है उनका मार्जिन बढ़ रहा है जिसके कारण वह उत्पादन कार्यों को लेकर आशावादी है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना बेहतर दिख रहा है। आपको अभी जो तिमाही के आंकड़े भी एनएसएसओ को आएंगे उसमें भी दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 11.5% के आसपास बढ़ रहा है जो कि काफी जो है बेहतर है। सरकार ने उसको लेकर बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी हैं। ठीक है, तो आइए तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 1 मार्च को 2024 को जारी HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स PMI सर्वेक्षण में कहा गया है कि घरेलू और बाहरी मांग के समर्थन से फैक्ट्री उत्पादन और बिक्री में तेज बढ़ोतरी हो रही है और फरवरी 2024 माह में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पिछले 5 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है। PMI जनवरी में 56.5 था और फरवरी में 56.9 हो गया है। और ये जो S&P ग्लोबल है ये जो लगभग 400 निर्माताओं मैन्युफैक्चरर के एक पैनल के बीच ये सवाल पूछते हैं, उनके आधार पे ये आंकड़ा निकालते हैं। और ये जो डेटा आया है ये जो फरवरी का डेटा है, अगला जो आपको तिमाही आएगा उसमें ये साफ साफ दिखाई देगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बढ़ना प्रदर्शित कर रहा है, तो देखिए परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो होता है इसकी भाषा में ये होता है कि अगर 50% से ऊपर के आंकड़े हैं तो वो वृद्धि के, उस क्षेत्र में वृद्धि के संकेत दिखाते हैं और अगर 50 से कम है तो ये दिखाता है कि वृद्धि गिरावट का है। तो ये जो है कितना दिखा रहा है, 56 दशमलव कुछ, यानी वृद्धि का ही संकेत दिखा रहा है। और सर्वेक्षण के अनुसार उत्पादन 5 महीने के सबसे तेज गति से बढ़ा है और पिछले सितंबर बाद से बिक्री में सबसे तेज वृद्धि हुई है और 21 महीनों के लिए नए निर्यात
यानी जो नया निर्यात का ऑर्डर मिला है वो पिछले 21 महीनों में सबसे ज्यादा है, और जो घरेलू बिक्री है वो भी पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा फरवरी माह में दिखाई दे रही है। और एचएसबीसी के अर्थशास्त्री का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से संकेत मिलता है कि घरेलू और बाहरी मांग दोनों द्वारा समर्थित उत्पादन वृद्धि मजबूत बनी हुई है। और क्या इससे थोड़ा सा निकलता है, मुद्रास्फीति के मोर्चे पे ये लगता है कि क्रय लागत मुद्रास्फीति, यानी कि जो लागत के लिए खरीदने की मुद्रास्फीति कम होने के कारण ये पिछले 43 महीनों में सबसे कम है, जुलाई 2000 बाद के बाद। क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, हम जो मुद्रास्फीति देखते हैं वो जो कंज्यूमर पे करता है वो है खुदरा मुद्रास्फीति, लेकिन जो उत्पादक है वो तो होलसेल चीजें खरीदता है, इसके लिए उसकी चीजों में 43 महीनों में सबसे कम है और सेलिंग प्राइस बेहतर बनी हुई है। ऐसे में उत्पादकों का मुनाफा बढ़ा हुआ है। जब उत्पादकों का मुनाफा बढ़ता है तो वो उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं। और दूसरा, मजबूत घरेलू मांग के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोप, इंडोनेशिया, बहुत सारे देशों में जो है पढ़ लीजिएगा निर्यात के भी ऑर्डर लगभग 2 सालों में सबसे ज्यादा है। अब प्रश्न है कि निर्माताओं में कारोबारी परिदृश्य को लेकर आशावाद की स्थिति। भाई, आपकी मांग बढ़ रही हो, आपका लाभ, आपको लाभ भी मिल रहा हो क्योंकि चीजें सस्ती आप खरीद ले रहे हो, होलसेल मिल रही है, बेच आप अच्छे खासे कीमत पे रहे हो, तो आपके अंदर तो आशावाद रहेगा ही। और वो आशावाद यहाँ पे दिखाई भी देता है। देखिए, फरवरी सर्वेक्षण डेटा में उत्पादन के वर्ष के आगे के दृष्टिकोण के संबंध में निर्माताओं में बीच निरंतर आशावाद का संकेत मिल रहा है, और यह स्तर दिसंबर 2022 के बाद दूसरा सबसे उच्चतम स्तर है। यानी दिसंबर 2022 से ले लो तो ये जो इस फरवरी माह का आशावाद है वो सब सर्वाधिक ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर कर रहा है। और जो डेटा अभी आया है अक्टूबर से दिसंबर, जो पहली न्यूज में देखे थे वो, उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर कर रहा। अब ये जब फरवरी वाला डेटा और इस आशावाद के साथ देखेगा तो जो नया आएगा मार्च से लेके अप्रैल, जनवरी से लेके मार्च तक का जो आंकड़ा, वो निश्चित ही उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बेहतर करता हुआ प्रदर्शन करेगा। हालांकि बेस इफेक्ट बड़ा है, 11.5% का है, तो उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक बेहतर जो है लक्ष्य है। चलिए, आज इतना ही, इसको पढ़िएगा। नमस्कार, बाकी मिलते हैं कल।